हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज, अलका तिवारी बनी राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आयोग के आयुक्त के रिक्त पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति की है। ये पद 25 मार्च को तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुआ था। अलका तिवारी 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। राज्यपाल के आदेश पर पंचायती राज विभाग द्वारा सरकार के सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। झारखंड उच्च न्यायालय लगातार सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है और आयुक्त की अनुपस्थिति से काम में बाधा आ रही थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी सोमवार 5 अक्टूबर को पदभार ग्रहण कर सकती हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण आयोग में सोमवार को काम फिर से शुरू होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की अधिकारी अलका तिवारी ने एक तेज तर्रार महिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थीं। मेरठ यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के हाथों उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उन्होंने मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी गईं और वहां MSc की पढ़ाई की। वहां उन्हें मैनेजमेंट और विकास प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। इसके अलावा उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। रांची में 2 अक्टूबर को रावण दहन से पहले ट्रैफिक में बदलाव, मेन रोड नहीं जा सकेंगे निजी वाहन। विजयदशमी दशहरा के दिन रावण दहन की वजह से झारखंड की राजधानी रांची में आंशिक रूप से ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। मोरहाबादी और अरगोड़ा में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करते हैं। उनका कारकेड किसी तरह से बाधित ना हो, इसलिए ट्रैफिक में थोड़ा बदलाव किया गया है। ट्रैफिक में हुए बदलाव के संबंध में ट्रैफिक SP राकेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान अरगोड़ा और मोरहाबादी चौक के 50 मीटर की परिधि में वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालु अरगोड़ा मैदान के आसपास जगह देखकर वाहन पार्क करेंगे। उन्होंने कहा कि मोरहाबादी मैदान आने वाले श्रद्धालु TRI, बापू वाटिका, हॉकी स्टेडियम और VVIP मोरहाबादी मैदान के सामने वाहन पार्क करेंगे। दशमी के दिन बड़े वाहनों का रांची में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। अन्य जगहों पर दुर्गा पूजा के लिए की गई ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रहेगी। शाम 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक छोटे निजी वाहनों का प्रवेश मेन रोड में नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र, झारखंड में 3 दिन होगी बारिश, कई जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम विभाग ने झारखंड में 3 दिन तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि कुछ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को एक बुलेटिन जारी कर कहा कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उसने कहा 2 अक्टूबर की सुबह तक के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर एक अवदाब में तब्दील होने की संभावना है। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए इसके और भी तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में तब्दील होने और 3 अक्टूबर की सुबह तक दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि मौसमी प्रणाली का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने का अनुमान है। 3 और 4 अक्टूबर को भी कुछ कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 2 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी एवं मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं राज्य में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा एवं वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सिमडेगा में नकाबपोश बदमाशों ने 2 कैथोलिक पादरियों पर किया हमला, चर्च में लूट से आक्रोश, रोड जाम। झारखंड के सिमडेगा जिले में बुधवार तड़के लाठियों से लैस लगभग 12 नकाबपोश लोगों ने 2 पादरियों पर हमला कर दिया। एक चर्च से 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी लूट ली। घटना जिले के सिमडेगा मुफस्सिल पुलिस थाना क्षेत्र के तुमडेगी चर्च में हुई। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक SP ने इस घटना के पीछे किसी भी धार्मिक मकसद से इनकार करते हुए कहा कि यह लूट का मामला प्रतीत होता है। इस घटना से मिशनरी समाज आक्रोशित है। मंगलवार देर रात को हुई इस घटना के विरोध में बुधवार को ईसाई समाज के लोगों ने सिमडेगा छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग को कोचेडेगा
के पास घंटों जाम कर दिया। घटना से आक्रोशित ईसाई समाज के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार धर्म पुरोहितों को निशाना बनाया जा रहा है, मिशनरियों पर हमले बढ़ रहे हैं। ईसाई समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पादरियां और मिशनरीज पर हमलों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पादरियों पर हुए हमले की घटना से सिमडेगा समेत पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रथम दृष्टया यह धार्मिक कारणों से चर्च को निशाना बनाकर किया गया हमला नहीं लगता, मामला लूट से प्रेरित अपराध लगता है। उन्होंने कहा कि पता चला है कि लगभग 12 नकाबपोश लोग चर्च परिसर में घुसे, दोनों पादरियों पर हमला किया और परिसर के अंदर रखी नकदी लूट ली। एसपी ने यह भी कहा कि सिमडेगा एक ईसाई बहुल जिला है, बदमाशों ने नकदी लूटने के लिए चर्च पर हमला किया। दोनों पादरी सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि चर्च में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए नकाबपोश अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अपने खुफिया अधिकारियों की मदद से जानकारी जुटा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। बेंगलोर से चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत। हटिया स्टेशन पर रेलवे के चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। दुर्गा पूजा पर अपने घर लौट रही एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से ट्रेन में ही मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना बुधवार सुबह हटिया रेलवे स्टेशन पर सामने आई। महिला का नाम सोना देवी है, जो चतरा जिले के सतगांव की रहने वाली थी। सोना देवी अपने पति धनेश्वर कुमार भुइयां के साथ बेंगलुरु हटिया साप्ताहिक एक्सप्रेस से घर लौट रही थी। धनेश्वर बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। दुर्गा पूजा में परिजनों के साथ समय बिताने के लिए वे पत्नी को लेकर चतरा जा रहा था। बुधवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन जब राउरकेला स्टेशन के पास थी, तभी महिला को अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई। धनेश्वर ने तत्काल डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन सोना देवी ने कहा कि अब हटिया पहुंचकर ही इलाज कराएंगी। इसके बाद वे लेट गई और कुछ देर बाद सो गईं। ट्रेन जैसे ही सुबह हटिया स्टेशन पहुंची, धनेश्वर ने पत्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। घबराए पति ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सोना देवी करीब 4 माह की गर्भवती थी। पति धनेश्वर ने कहा कि उसको लगा था कि पेट दर्द सामान्य है और हटिया पहुंचकर डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन अचानक इस तरह स्थिति बिगड़ जाएगी ये सोचा भी नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सक समय पर पहुंचे थे, लेकिन महिला की ट्रेन में ही मौत हो चुकी थी। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सारंडा के जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा 209 बटालियन के जवान को सांप ने काटने से मौत। झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बल के एक जवान को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सर्पदंश के शिकार हुए जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक अधिकारी ने बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन के अपने नियमित काम पर थे। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने कोबरा 209 बटालियन के कांस्टेबल को काट लिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। दिवंगत कांस्टेबल का नाम सुनील कुमार है। मंगलवार को सारंडा के छोटा नागरा के नूरदा जंगल में सुरक्षा बलों के जवान एंटी नक्सली ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसी दौरान कांस्टेबल सुनील कुमार को एक जहरीले सांप ने काट लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जवान को तुरंत प्राथमिक इलाज मुहैया कराकर उन्हें किरीबोरू स्थित जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। रांची बनता जा रहा अफीम तस्करी का ठिकाना, खूंटी का युवक फर्रुखाबाद में गिरफ्तार। फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना पुलिस ने बुधवार को पांचाल घाट पुल के पास से अवैध अफीम के साथ खूंटी जिला के मुरहू थाना अंतर्गत पतराडी गांव निवासी रेवा हस्सा पूर्ति नामक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपित के पास से पुलिस ने 1.5 किलो से अधिक अफीम बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पांचाल घाट पुल के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े आरोपित की पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके पास से अधिक अफीम बरामद हुई। पुलिस का दावा है कि आरोपित खूंटी झारखंड से अफीम लेकर बरेली बेचने जा रहा था। पांचाल घाट पर वह वाहन के इंतजार में खड़ा था। आरोपित के खिलाफ कादरी गेट थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उल्लेखनीय है कि अवैध अफीम की खेती के लिए खूंटी जिला देश में बदनाम रहा है। वर्षों तक यहां अवैध अफीम की खेती तेजी से फलता फूलता रहा है। जिला के हजारों एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जाती है। अधिक पैसा कमाने की लालच में हजारों ग्रामीण जहर की इस खेती में जुड़े हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार विशेष अभियान चलाकर हजारों एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को जिस प्रकार पूरी तरह से नष्ट किया गया और जमीनों के सत्यापन के लिए ग्राम प्रधानों को भेजे गए नोटिस की कार्रवाई से अफीम की खेती करने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। बावजूद
अवैध अफीम का ये कारोबार पूरी तरह से थमा नहीं है। खूंटी जिले के खूंटी, अड़की, कर्रा, मुरहू, तूरपा, रनिया सहित रांची जिले के भी कई प्रखंडों में अफीम की खेती की जाती है। इनमें नमकुम, अंगड़ा, बुंडू, तामड़ सहित अन्य प्रखंड। इस सीजन में पुलिस ने अभियान चलाकर नष्ट किया था, पर बहुत जगहों पर फसल रह गई थी। झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत। 3 महीने काम करने गए थे बैंगलोर। झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत हो गई है। ये लोग 3 महीने पहले काम करने के लिए कर्नाटक गए थे। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में निर्माण स्थल पर मिट्टी का ढेर गिरने से इनकी मौत हो गई है। एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। सभी झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ की शिखा लकड़ा ने बुधवार को ये जानकारी दी। इससे पहले बैंगलोर पुलिस ने कहा है कि घटना मंगलवार शाम को माड़ीवाला की सिद्धार्थ कॉलोनी में उस वक्त हुई थी जब मजदूर एक खंबे की नींव पर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने की वजह से वहां काम कर रहे मजदूरों में से 3 मलबे के नीचे दब गए थे। बेंगलुरु की पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्व सारा फातिमा ने कहा कि हमें माड़ीवाला पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे कुछ मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं और मिट्टी धंस गई है। जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि 3 लोग फंसे थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि सैफुल्ला खतरे से बाहर हैं, जबकि अन्य 2 की मौत हो गई है। उपायुक्त ने कहा कि सभी मजदूर झारखंड के रहने वाले थे और लगभग 3 महीने पहले इस निर्माण स्थल पर काम करने आए थे। मामला दर्ज कर लिया गया है। हम जांच करेंगे कि ये घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सारंडा पर सियासी घमासान। बीजेपी ने सरकार पर उलझाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने सारंडा में रहकर आने की दी सलाह। सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जहां सरकार के पहल की सराहना की है, वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए सरकार पर ढुलमुल रुख अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने राज्य सरकार के द्वारा अभयारण्य यानी कि सेंचुरी घोषित किए जाने से सारंडा क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन और उनके द्वारा उस क्षेत्र में दौरा किए जाने की सराहना की है। आलोक दुबे ने कहा कि जो लोग इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह यदि 2 दिन सारंडा में रहते तो समझ में आता। उन्होंने विपक्ष पर इस मसले को उलझाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो जयराम रमेश ने सारंडा में रहकर इसे सुलझाने की कोशिश की थी। सारंडा को अभयारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है। न्यायालय के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने सारंडा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई है, जो सारंडा क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव और वर्तमान स्थिति का आकलन करने सारंडा का दौरा कर चुकी है। मंत्रियों की यह समिति सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, तत्पश्चात इस पर निर्णय होगा। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि झारखंड सरकार 8 अक्टूबर तक सेंचुरी घोषित नहीं करती है तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा अदालत ने 8 अक्टूबर को मुख्य सचिव को सशरीर कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है। रांची से दिल्ली और हैदराबाद के लिए फेस्टिवल फ्लाइट 11 और 15 अक्टूबर से। इंडिगो एयरलाइंस रांची से दिल्ली और रांची से हैदराबाद के लिए 2 फेस्टिवल फ्लाइट का संचालन करेगा। जानकारी के अनुसार पहली फ्लाइट रांची से दिल्ली और दूसरी फ्लाइट रांची से हैदराबाद के लिए होगा। रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट 11 से 25 अक्टूबर तक उड़ान भरेगी। विमान संख्या 6E5062 रांची दिल्ली सुबह 11:35 में रांची से उड़ान भरेगा और 1 घंटा 55 मिनट में दिल्ली पहुंचेगा। विमान में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार को किराया 5,702 रुपये था। मालूम हो कि रांची से वर्तमान में 7 फ्लाइटें प्रतिदिन रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरती हैं। विमान संख्या 6E523 रांची हैदराबाद दोपहर 12:50 में रांची से उड़ान भरेगी और 1 घंटा 45 मिनट में हैदराबाद पहुंचेगी। यह विमान 15 से 25 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। विमान में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार को किराया 6,995 रुपये था। मालूम हो कि रांची से वर्तमान में 2 फ्लाइटें प्रतिदिन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ान भरती हैं। इधर इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि दीपावली में काफी संख्या में लोग दिल्ली व हैदराबाद से रांची आते जाते हैं। इसी को देखते हुए 2 विमानों का संचालन शुरू किया जा रहा है। हथिनी चोरी मामले में नया मोड़। 27 लाख में बेचा नहीं था, पार्टनरशिप के चलते हुआ पूरा खेल। पलामू जिले से कथित रूप से चोरी हुई हथिनी आखिरकार बिहार के छपरा जिले से बरामद कर ली गई है। यह मामला झारखंड पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ था, क्योंकि राज्य में पहली बार किसी हथिनी की चोरी की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी। 17 दिनों की तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर हथिनी को पुलिस ने सुरक्षित रिकवर कर लिया। बरामदगी के बाद जांच में खुलासा हुआ कि हथिनी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि यह पार्टनरशिप विवाद का परिणाम
नाम था। 4 साझेदारों ने मिलकर करीब 40 लाख रुपए में हथीनी खरीदी थी, लेकिन 3 पार्टनरों ने आपस में मिलीभगत कर चौथे को धोखा देते हुए हथीनी को मात्र 27 लाख रुपए में बेच डाला। जांच में सामने आया कि हथीनी को पलामू से पैदल बिहार के गोपालगंज तक ले जाया गया। इसके बाद ट्रक में लाद कर छपरा जिले के अमनौर लाया गया। यहां हथीनी को अमनौर के पहाड़पुर निवासी गोरख सिंह को बेच दिया गया, जिसके पास पहले से ही 2 हाथी मौजूद हैं। इस पूरे प्रकरण में जिस महावत पर हथीनी चोरी का आरोप है वह फरार चल रहा है। पुलिस ने हथीनी से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर को पलामू सदर थाने में पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी नरेंद्र कुमार शुक्ल ने सदर थाने में आवेदन देकर हथीनी की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 11 अगस्त को जोरकट इलाके में उनकी हथीनी मौजूद थी, लेकिन 13 अगस्त को वह गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो 12 सितंबर को उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दी। बोकारो आईजी ने हजारीबाग और गिरिडीह में विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने दुर्गा पूजा विसर्जन की तैयारियों को लेकर गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें की। आईजी ने सुबह में गिरिडीह पुलिस और दोपहर में हजारीबाग पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील अनुमंडलों के एसडीपीओ भी मौजूद रहे। आईजी ने शांतिपूर्ण विसर्जन सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनमें संवेदनशील स्थानों पर वरीय पदाधिकारियों की तैनाती, 107 के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई, पूजा पंडालों का व्यत्यापन और शपथ पत्र, भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी, गानों की सूची मंगवा कर सुनिश्चित करना, पूर्व घटना स्थलों पर विशेष चौकसी शामिल हैं। आईजी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन किसी भी कीमत पर शांति और सद्भाव को भंग नहीं होने देगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समन्वय स्थापित कर सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और विसर्जन प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराएं। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 7वीं और 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने 2025 के लिए होमगार्ड भर्ती की घोषणा की है, जो 7वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती में कुल 510 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट simdega.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद फीस का भुगतान करना होगा और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। इस भर्ती में ग्रामीण गृह रक्षक के 467 और शहरी गृह रक्षक के 43 पद शामिल हैं। ग्रामीण पदों के लिए उम्मीदवार को कम से कम 7वीं पास होना चाहिए, जबकि शहरी पदों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगी। आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। यह भर्ती सिमडेगा और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा और हिंदी लिखन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शहरी गृह रक्षक पदों के लिए तकनीकी दक्षता परीक्षा भी होगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। जेएसएससी वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएसी 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। ये परीक्षा 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए आयोग कुल 23 रिक्तियों को भरेगा। जेएसएससी वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी 2025 अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना प्रदर्शन जांच सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं। सारंडा जंगल को लेकर राजनीति तेज। भाजपा नेता गीता कोड़ा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। पूर्व सांसद सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गीता कोड़ा ने कहा कि एशिया प्रसिद्ध सारंडा जंगल को लेकर झारखंड सरकार और मंत्री समूह की ओर से जनता के बीच दिए जा रहे बयान पूरी तरह से भ्रामक और दिखावटी हैं, जबकि मंत्री समूह में 2 मंत्री आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में आम जनता को गुमराह कर अपना चेहरा बचाना कहां तक उचित है। उन्होंने कहा कि झामुमो के मंत्री, विधायकगण और स्थानीय सांसद यदि वास्तव में सारंडा और यहां के आदिवासी मूलवासी हितों के प्रति संवेदनशील होते तो समय रहते ठोस कदम उठाते। लेकिन हकीकत यह है कि वर्षों तक चुप्पी साधे रहने के बाद आज जब मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की स्थिति में है, तभी आनन फानन में तथाकथित जनसभा और जन सुनवाई कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गीता कोड़ा ने कहा कि हेमंत सरकार का ये रवैया साबित करता है कि
झामुमो कांग्रेस गठबंधन केवल सत्ता और कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, न कि आदिवासी मूलवासी अधिकारों की रक्षा में। लाखों लोगों के जल जंगल जमीन और पारंपरिक अधिकार खतरे में हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने समय रहते आवाज नहीं उठाई। सवाल उठाते हुए कहा, आखिर जब सारंडा के अस्तित्व पर संकट गहराने की स्थिति बनी तब सरकार और मंत्री समूह कहाँ थे? क्या अदालत में सुनवाई के कुछ दिन पहले दिखावटी दौरे कर लेना ही जनहित और आदिवासी मूलवासी की रक्षा कहलाएगा? क्या ये जनता से सरासर विश्वासघात नहीं है? गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता के कारण ही आज सारंडा और यहाँ के निवासियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारंडा की जनता अब हेमंत सरकार की असलियत समझ चुकी है और इस तरह की नौटंकी से गुमराह नहीं होगी। भाजपा परिवार सारंडा के लोगों के संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा है। भाजपा प्रवक्ता इस बयान पर झामुमो ने पलटवार किया है। छूट न जाए एमबीबीएस बीडीएस का मौका, खाली सीटों पर एडमिशन के लिए राउंड 3 शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस राउंड में राज्य कोटा, ऑल इंडिया कोटा और एनआरआई कोटा की खाली सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नए उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। वहीं पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका 2 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट jcec.eb.jharkhand.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। राज्य की मेरिट लिस्ट 4 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को खाली सीटों की लिस्ट और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकते हैं। वहीं पहले से भरी गई चॉइस में सुधार का अवसर 15 अक्टूबर को दिया जाएगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक जारी किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन और एडमिशन प्रक्रिया संबंधित मेडिकल कॉलेज में 18 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच पूरी करनी होगी। पहले से राज्य मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल शेड्यूल में बदलाव किया गया है, बाकी सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का नीट यूजी 2025 पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और 31 दिसंबर 2025 तक न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूरी करनी आवश्यक है। बिहार मतदाता सूची विवाद, कांग्रेस के वोट चोरी दावे पर भाजपा का तीखा हमला और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता। 2025 में बिहार की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राजनीतिक बहस ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। विशेष व्यापक संशोधन एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची ने राज्य में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच नई राजनीतिक जंग को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मतदाता सूची में हेरफेर के दावे भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने बताया कि कांग्रेस ने मतदाता सूची संशोधन के दौरान किसी भी नाम के शामिल करने या हटाने को लेकर एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई। भाजपा का यह तर्क है कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के दावे केवल मतदाताओं को भ्रमित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करने के उद्देश्य से हैं, जबकि निर्वाचन आयोग की अंतिम सूची ने पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार कार्यवाही की पुष्टि की है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची से कई नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। बिहार की मतदाता सूची को लेकर यह राजनीतिक टग ऑफ वार चुनावी प्रक्रिया की जवाबदेही, निर्वाचन साख और दलों द्वारा संवेदनशील समय में बनाई जाने वाली राजनीतिक कथाओं पर बड़े सवाल खड़े करता है। राजनीतिक बहस जारी है। मतदाता हेरफेर शामिल करने और हटाने को लेकर कथा चुनावी विमर्श का केंद्रीय मुद्दा बनी हुई है। भाजपा की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर और कांग्रेस की संभावित कमियों पर ध्यान केंद्रित करना शासन जवाबदेही और लोकतांत्रिक अभ्यास की परतदार समझ प्रस्तुत करता है। जबकि निर्वाचन आयोग का मानना है कि इसकी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और सटीक हैं, तथ्यों की व्याख्या और राजनीतिक संदेश में उनका उपयोग चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में धारणा, रणनीति और संचार के महत्व को दर्शाता है। बिहार मतदाता सूची का मामला यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है, साथ ही जनता का विश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान जानलेवा हमला, 1 की मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में दुर्गा पूजा मेले से लौटते समय एक 50 वर्षीय व्यक्ति पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। यह घटना भूमि विवाद के कारण हुई, जैसा कि एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया। अधिकारी के अनुसार कुचाई प्रखंड के कोलाईडीह गांव के निवासी बैधर प्रधान मंगलवार शाम अपनी पत्नी और 19 वर्षीय बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। तभी खरसावां थाना क्षेत्र के सुपाईसाई गांव के पास अपराधियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बैधर की मृत्यु मौके पर ही हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज एक नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। खरसावां थाने के प्रभारी गौरव कुमार ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित और मुख्य आरोपी रिश्तेदार हैं और हत्या का कारण लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद है।
अलका तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी। राज्य सरकार ने अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 4 साल तक के लिए होगा। अगर 4 साल से पहले उनकी उम्र 65 साल हो जाती है तो उनका कार्यकाल उसी दिन से समाप्त माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने गुरुवार की शाम अलका तिवारी की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। विधानसभा 2024 के दौरान चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें नवंबर 2024 में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त व प्रस्थापित किया था। वह 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन आयोजित विदाई समारोह में ही उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त करने की घोषणा कर दी थी। रांची के एचईसी शालीमार मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी। 1968 से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार। विजयदशमी के मौके पर एक बार फिर एचईसी में रावण दहन देखने को मिलेगा। 1968 से शुरू हुई ये परंपरा आज भी बरकरार है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की गई है। धुरवा के एचईसी शालीमार बाजार में विजयदशमी पर रावण दहन समारोह की तैयारी की जा रही है। यहाँ समिति के मुख्य संरक्षक आलोक दुबे का कहा कि 1968 से चली आ रही परंपरा केवल प्रतीकात्मक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता एवं सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि रावण का 55 और कुंभकर्ण का 50 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया जा रहा है। रावण दहन से पहले आतिशबाजी होगी। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, चलन शौचालय और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी रहेगी। समिति की ओर से 2 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे भी मौजूद रहेगी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। एचईसी शालीमार मैदान में सिर्फ रावण और कुंभकर्ण का ही दहन होता है, जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा आज भी जीवंत है। हालांकि एचईसी की स्थिति जैसे जैसे खराब होती चली गई, वैसे वैसे रावण दहन कार्यक्रम भी फीका पड़ता चला गया। इसके बावजूद स्थानीय सहयोग से लोग इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। साहिबगंज में फिर से शुरू हुई बोट एम्बुलेंस सेवा, सीएस ने ट्रायल कर दिया आदेश। साहिबगंज जिला मुख्यालय में बोट एम्बुलेंस का संचालन फिर से शुरू हो गया है। सीएस डॉक्टर रामदेव पासवान और डॉक्टर मुकेश कुमार ने बिजली घाट पर तैनात बोट एम्बुलेंस का ट्रायल देखा। उन्होंने गंगा के बीच में जाकर इसे जांचा और परखा और पाया कि यह चालू हालत में है। गर्भवती महिलाओं, बेहोश मरीजों और सर्पदंश के मरीजों को गंगा पार ले जाने के लिए बोट चालकों को अनुमति दे दी गई है। बाढ़ कम होने तक रात्रिकालीन सेवाएं स्थगित रहेंगी। इसके बाद रात्रिकालीन सेवाएं फिर से शुरू होंगी। फिलहाल सुबह से शाम 5 बजे तक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएस ने बताया कि 2 बोट एम्बुलेंस खरीदी गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें बंद कर दिया गया था। राजमहल में भी बोट को देखा जाएगा और मरम्मत के बाद अनुमंडल में उसका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल 1 बोट चालू हो गई है। इस बोट में लगे ईंधन और ड्राइवर लागत सहित सभी खर्च आयुष्मान भारत फंड से वहन किए जाएंगे। गौरतलब है कि 2 साल पहले प्रशासन ने डीएमएफ की फंड से 64 लाख रुपए की लागत से 2 बोट एम्बुलेंस खरीदी थी। एक साहिबगंज और दूसरी राजमहल अनुमंडल भेजी गई थी, ताकि दोनों बोट एम्बुलेंस गंगा के 83 किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर सकें। प्रत्येक बोट एम्बुलेंस की लागत 29,17,200 रुपए थी। 6 महीने तक इसे किसी तरह चलाया गया। उसके बाद शर्तों के मुताबिक आपूर्तिकर्ता को वित्तीय और जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने पर इसे बंद कर दिया गया था। उस दौरान दोनों एम्बुलेंस से 64 मरीजों को भी सेवा नहीं मिल सकी। तब से दोनों एम्बुलेंस घाट पर ही तैनात थीं। ये एम्बुलेंस जिला मुख्यालय में तो ठीक रही, लेकिन राजमहल अनुमंडल के गंगा घाट पर तैनात एम्बुलेंस बाढ़ में डूब गई। रखरखाव के अभाव में बोट का एसी और मोटर चोरी हो गया है। अभी वे बोट पानी में डूबी हुई है। झारखंड में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज। हाईकोर्ट आदेश के बाद सरकार ने नियम बदले। झारखंड में अब बिना मान्यता वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में अहम संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत यह तय कर दिया गया कि राज्य में संचालित हर स्कूल को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी स्कूल अब तक बिना मान्यता के चल रहे थे, उन्हें भी वैधता हासिल करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को अमल में लाने की शुरुआत कर दी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में बदलाव के बाद एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जा रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संस्थान बिना अनुमति के शिक्षा का व्यवसाय न कर सके। इसके लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल में तकनीकी बदलाव किया रहा है। बताया गया कि सितंबर तक ये सभी बदलाव पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से सभी स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
अब तक बड़ी संख्या में ऐसे प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे थे जिनके पास वैध मान्यता नहीं था, लेकिन वे बच्चे से फीस वसूल कर पढ़ाई करा रहे थे। हाईकोर्ट के निर्देश और सरकार की सख्ती के बाद ऐसे संस्थानों को या तो नियमों का पालन करना होगा या फिर ताला लगाना होगा। रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। झारखंड में खुशहाली और बिहार चुनाव में जीत के लिए मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेता, पूजा कर लिया आशीर्वाद। महानवमी के मौके पर दुर्गा माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महानवमी पर विधिपूर्वक पूजा करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख समृद्धि मिलती है। ऐसे में राजनेता मां के दरबार जाने से कैसे रह सकते हैं। ऐसा ही नजारा राजधानी रांची के हिन्नू स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को मिला। यहाँ बीजेपी प्रदेश स्तर के अधिकांश नेताओं ने मां के दरबार में न केवल माथा टेका, बल्कि विधि विधान के साथ आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की। देवी मां के दरबार पहुंचने वालों में बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और सांसद प्रदीप वर्मा समेत बड़े नेता मौजूद रहे। देवी मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेताओं ने एक और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की, दूसरी ओर राज्य की स्थिति परिस्थिति से छुटकारा पाने की कामना करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए दुर्गा मां से प्रार्थना की। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने झारखंड की जनता को शुभकामनाएं देते हुए महानवमी की बधाई दी। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि शक्ति की उपासना से सुख एवं समृद्धि के साथ साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे में मां से इस मौके पर राज्य में जो स्थिति परिस्थिति बनी है उससे छुटकारे के लिए कामना की है। बीजेपी नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के रास्ते पर चलता रहे, ऐसी प्रार्थना दुर्गा मां से की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।